नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। यह तस्वीर 20 साल लंबा युद्ध हारकर अफगानिस्तान से लौटते अमेरिका की है। एकदम हताश, थका हुआ, मन मायूस, सिर हल्का सा झुका हुआ एक सुपर पावर का इस तरह अपमानित होकर अफगानिस्तान से निकलना ऐतिहासिक है। अमेरिका ने 20 साल में लाखों करोड़ डॉलर गंवाए, हथियार गंवाए, करीब 2,500 सैनिकों की जान गंवाई, अपनी सुपर पावर वाली साख पर बट्टा लगाया और फिर किसी तरह अफगानिस्तान से वापसी का रास्ता ढूंढकर बाहर आए। अब कहेंगे कि जान बची तो लाखों पाए। वैसे अफगानिस्तान ने तरह तरह की महाशक्तियों को जाते हुए खूब देखा है। एक तस्वीर 15 फरवरी 1989 की भी है, जब सोवियत संघ की सेनाओं की अंतिम टुकड़ी अफगानिस्तान से गई थी। वो तस्वीर भी आज अमेरिका की वापसी की तस्वीर के साथ खड़ी नजर आ रही है। अफगानिस्तान में ब्रिटेन, सोवियत संघ और अमेरिका तीनों को मुंह की खानी पड़ी है। सुपर पावर की शिकस्त के बाद तालिबान सुबह से लेकर शाम तक जश्न मनाने वाले मूड में रहा। आज तालिबान की खुशी के धमाकेदार इजहार और अमेरिका की खाई से भी गहरी मायूसी का विश्लेषण करेंगे। अमेरिका के जाते ही तालिबान ने अपनी सत्ता के आसमानी ट्रेलर दिखाने शुरू कर दिए हैं। पहले ही दिन एक अमेरिकी मददगार को उड़ते हेलीकॉप्टर से लटकाकर फांसी देने की तस्वीर सामने आई। इस क्रूरता से अपना पल्ला झाड़ते हुए तालिबान ने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया है। तालिबान की इस आजादी और खून खराबे की इस खुली छूट के मायने क्या हैं, देखिएगा। अफगानिस्तान में अमेरिका दो चीजों को कबाड़ में बदल कर गया है। एक है उसकी अंतर्राष्ट्रीय सुपर पावर वाली इज्जत और दूसरी वो हथियार जो अमेरिका ने तालिबान के लिए छोड़ तो दिए, लेकिन जाते जाते उन्हें डिसेबल कर गया। तालिबानी बहुत खुश होकर आधुनिक हथियारों, हेलीकॉप्टर्स और विमानों को चेक कर रहे थे। उनके चेहरे पर मुफ्त का माल पाने की मुस्कान थी, लेकिन यह मुस्कान ज्यादा देर नहीं रही। जल्द ही पूरी दुनिया को पता चल गया कि अमेरिका हथियारों को कबाड़ बनाकर छोड़ गया है। तालिबान के साथ खेल करने वाले इस अमेरिकी दांव की पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। और आज 18,600 फीट की ऊंचाई पर बने शक्ति ऑपरेशनल ट्रैक को भी देखिएगा। यह दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क है, यानी ऐसी सड़क जिस पर वाहन भी चल सकते हैं, जिसका गहरा रणनीतिक महत्व है। इससे पेंगोंग तक पहुंचने का रास्ता 41 किलोमीटर छोटा हो जाएगा। लेकिन विश्लेषण की शुरुआत करते हैं अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के चित्रहार से। Taliban regime is coming to an end. America's war in Afghanistan will come to a responsible end. They want to make a deal. We want to make a deal. I think it's going to work out. We'll see. We've had very successful negotiations. We think they'll be successful in the end. I'll be meeting personally with Taliban leaders in the not too distant future. I'm now the 4th United States president. I will not pass this responsibility on to a 5th. I've concluded that it's time to end America's longest war. It's time for American troops to come home. I'm here to announce the completion of our withdrawal from Afghanistan. وطن کې خپل کورونو کې اوسېږي او دا هیواد د ستاسو ته ضرورت لري او موږ او تاسو حفاظت به کوو. अफगानिस्तान को युद्ध का मैदान बनाने वाला अमेरिका 20 साल बाद उसी मैदान से हार कर लौट चुका है। यह सुनकर अमेरिका को अच्छा तो नहीं लग रहा होगा, लेकिन सच तो सच होता है, चाहे जितना मर्जी कड़वा क्यों न हो। और अमेरिका ने बेइज्जती के जहर से भरे इस प्याले को अपने लिए खुद चुना है, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान से हार तो अमेरिका बहुत पहले मान चुका था। आज अमेरिका ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया। अमेरिका ने अपनी सबसे लंबी जंग से पांव पीछे खींच लिए। वो 31 अगस्त की तय डेडलाइन से पहले ही अफगानिस्तान से निकल गया। कहते हैं कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। अफगानिस्तान से लौटते अपने आखिरी सैनिक की यह तस्वीर खुद अमेरिका ने जारी की है।
जो असल में उसकी हार को बयान कर रही है। युद्ध के मैदान में एक की हार दूसरे की जीत बनती है और अफगानिस्तान में तालिबान अपनी जीत के जश्न में डूबे। जैसे ही अमेरिका के 4 सैन्य विमानों C-17 ने काबुल एयरपोर्ट से उड़ान भरी, वैसे ही तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट को अपने कब्जे में ले लिया और इसके बाद तालिबान के जश्न की शुरुआत हो गई। काबुल शहर पूरी रात तालिबान की हर्ष फायरिंग यानी खुशी में की गई गोलीबारी की आवाजों से गूंजता रहा। तालिबान ने अपनी जीत की खुशी में आतिशबाजी भी की, लेकिन इस जीत में तालिबान की ताकत से ज्यादा अमेरिका की कमजोरी का हाथ है। आज अमेरिका की सुपर पावर वाली छवि पर कालिख पुत गई है। अपनी इस हार की स्क्रिप्ट अमेरिका ने खुद अपने हाथों से लिखी है। काबुल एयरपोर्ट पर ये दोनों आज की ताजा तस्वीर हैं और अफगानिस्तान के आने वाले कल का आईना भी। तय समय से 24 घंटे पहले ही आधी रात के वक्त अफगानिस्तान में अमेरिका का सूरज डूब गया और एक रात पहले ही अफगानिस्तान में तालिबान का संपूर्ण उदय हो गया। अपनी सबसे लंबी जंग में बुरी तरह थकी हारी अमेरिकी सेना विदा हो गई। अमेरिका भले ही जितनी मर्जी दलीलें देता रहे, लेकिन चेहरे पर हार का गम छिपाए नहीं छिप रहा। I'm here to announce the completion of our withdrawal from Afghanistan and the end of the military mission to evacuate American citizens, third country nationals, and vulnerable Afghans. The last C-17 lifted off from Hamid Karzai International Airport on August 30th this afternoon at 3:29 p.m. East Coast time. And the last manned aircraft is now clearing the airspace above Afghanistan. इधर अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट खाली किया, उधर पूरा एयरपोर्ट तालिबानियों से भर गया। जहां तालिबानी लड़ाके ऐसे घूम रहे थे मानो आधी रात में पिकनिक मनाने आए हों। अल्लाह का शुक्र है, देखिए यहाँ प्लेन पार्क किए हुए हैं, हम एयरपोर्ट के अंदर घुस चुके हैं, यहाँ कोई परेशानी नहीं है। मेरा संदेश यह है कि चिंता की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक से हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है। वैसे हैरत तो यह भी है कि जिस तालिबान को बात बात पर बम और बंदूकें चलाने की आदत है, वो दिवाली के पटाखे फोड़कर अपनी जीत का ऐलान कर रहा था। अफगानिस्तान में कल की रात कोई नहीं सोया, तालिबान खुशी के मारे और आम अफगानियों को डर के मारे। जो असल में अपनी किस्मत के मारे हैं, वो किस्मत जिसे अब तालिबान की बंदूकें लिखेंगी। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा तालिबान अफगानिस्तान में सुरक्षित माहौल बनाने की कोशिश करेगा ताकि लोग मुजाहिदीनों से ना तो डरें और ना ही घबराएं। अफगानी लोग हमारे भाई हैं और हम उनकी सुरक्षा करेंगे। नागरिकों के साथ मिलकर हम अपनी जन्मभूमि को बनाएंगे। अफगानिस्तान और लोगों की जिंदगी पर तो तालिबान का कब्जा पहले ही हो चुका था, अब काबुल एयरपोर्ट पर भी उसका कब्जा है। मतलब अब बस तालिबान की विधिवत ताजपोशी होनी बाकी रह गई है, जिसमें स्टेट गेस्ट के तौर पर देश विदेश के छटे हुए आतंकवादियों का पहुंचना भी शुरू हो गया है। ओसामा बिन लादेन का पूर्व सुरक्षा प्रमुख अमीन उल हक भी अफगानिस्तान लौट आया है। ये वीडियो इसकी पुष्टि करता है, जिसमें उसका तालिबानियों ने खूब आदर सत्कार किया है। इससे पहले हक्कानी नेटवर्क का सरगना तो पहले ही काबुल पहुंच चुका है, जिसको तालिबान ने काबुल की सुरक्षा का ठेका सौंपा है। और जिस काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा का जिम्मा कल तक दुनिया की सबसे ताकतवर सेना के पास था, अब उसका जिम्मा तालिबान की बदरी 313 फोर्स ने संभाल लिया है। इस वीडियो में आप उसी को चार्ज लेते देख सकते हैं। We're here right now with the Taliban as they enter into what was only minutes ago was an American-controlled portion of the military airport. Now they're taking over. दुनिया में ऐसे देश तो हैं जहां की सरकारें आतंकवादियों को पालती पोसती हैं, लेकिन अफगानिस्तान में तो आतंकवादियों ने सरकार ही बना ली और ये सब मुमकिन हो पाया है तो सिर्फ अमेरिका की वजह से। देखना यह कि क्या आने वाले समय में होता है, इसलिए कि तालिबान के साथ मैं समझता हूँ पढ़े लिखे लोग या मिडिल क्लास का कोऑपरेशन मुश्किल है वो होना। ये एक आतंकवादी संगठन है, अपने हिसाब से ये काम करेंगे जैसे पहले। इनका कोई डेवलपमेंट एजेंडा या प्रोग्रेसिव पॉलिसीज़ तो इनके पास है नहीं कुछ, और इनका मेन एजेंडा धार्मिक है, उसी को उन्होंने इम्प्लीमेंट करना, गवर्नमेंट बनाने से पहले ही इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया।
अमेरिका ने अफगानिस्तान को ऐसा नरक बनाकर छोड़ दिया है जिसमें अमन पसंद अवाम मातम मना रही है और तालिबानी आतंकवादी हर्ष फायरिंग कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। अफगानिस्तान की पिच पर बैटिंग करने के बाद भी अमेरिका 0 के स्कोर पर आउट होकर मैदान से बाहर जा चुका है। खुद को सुपर पावर समझने वाले अमेरिका के लिए यह सबक है, क्योंकि उसने तालिबान के हाथों हार स्वीकार की है, जो दुनिया का टॉप मोस्ट आतंकवादी संगठन है। अमेरिका ने इस हार के लिए बड़ी कीमत चुकाई है, पैसों से भी और कीमती जिंदगियों से भी। अफगानिस्तान में 20 साल के दौरान अमेरिका ने अपने 2442 सैनिक और 3800 निजी सुरक्षाकर्मी गंवाए। साथ ही नेटो के 40 सदस्य देशों के 1144 सैनिक और सुरक्षाकर्मी भी मारे गए। इसके अलावा अकेले अमेरिका के 20,000 से ज्यादा सैनिक घायल हुए। अमेरिका को जाते जाते भी अपने 13 सैनिकों की जान से हाथ धोना पड़ा। यह सबूत है कि अफगानिस्तान में अमेरिका ने खुद को कितना कमजोर बना लिया था, वो भी तब जब उसने इस युद्ध को लड़ने में पानी की तरह पैसा बहाया। प्राइस ऑफ वॉर प्रोजेक्ट के अनुसार अमेरिका ने इस युद्ध पर 2260 अरब डॉलर खर्च किए। सिर्फ युद्ध लड़ने में ही 815 अरब डॉलर खर्च हो गए। अमेरिका ने रिटायर्ड सैनिकों के इलाज और देखभाल पर 296 अरब डॉलर खर्च किए। युद्ध के बाद अफगानिस्तान के राष्ट्र निर्माण की अलग अलग परियोजनाओं में 143 अरब डॉलर खर्च हो गए। इतिहास में पहली बार एक युद्ध के लिए अमेरिका ने उधार भी लिया और पिछले सालों में वो 530 अरब डॉलर मूल्य के ब्याज का भुगतान कर चुका है। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? जिस अफगानिस्तान से अमेरिका को हीरो का तमगा मिलना चाहिए था, उसे विलन होने के ताने मिल रहे हैं। और ये ताने सिर्फ अफगानिस्तान से नहीं मिल रहे। खुद अमेरिका में राष्ट्रपति बाइडेन को अब तक का सबसे कमजोर राष्ट्रपति बताया जा रहा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने हाल ही में एक सर्वे किया। इसमें 51% अमेरिकी नागरिकों ने अफगानिस्तान से सेना वापस बुलाए जाने के बाइडेन के कदम को गलत ठहराया, जबकि 40% अमेरिकियों ने सेनाएं वापस बुलाए जाने के फैसले का समर्थन किया। 75% अमेरिकियों का मानना है कि अमेरिकी फौजों को तब तक वहां रहना था जब तक हर अमेरिकी नागरिक वहां से वापस नहीं आता। तो जो बात अमेरिका के सामान्य नागरिकों तक को गलत लग रही है, वो राष्ट्रपति बाइडेन को सही क्यों लगी? आखिर ऐसी क्या जल्दी थी कि बाइडेन को अफगानिस्तान में अपनी सेनाओं का ठहरना बर्दाश्त नहीं हुआ? I'm now the 4th United States president. I will not pass this responsibility on to a 5th. I've concluded that it's time to end America's longest war. It's time for American troops to come home. अच्छी बात है, अमेरिका का कोई राष्ट्रपति युद्ध की बजाय शांति की बात करता हुआ अच्छा लगता है। लेकिन बाइडेन ने जो किया है वो विश्वासघात है। अपने 13 शहीद सैनिकों के शव को रिसीव करते हुए भी क्या बाइडेन को पछतावा नहीं हो रहा होगा कि वो आतंकवादियों से हार मानकर लौटे हैं? अगले महीने जब अमेरिका 9/11 अटैक की 20वीं बरसी मनाएगा और तालिबान अमेरिका को हराने का जश्न मना रहा होगा, तब बाइडेन किस किस से अपना मुंह छिपाते फिरेंगे? बाइडेन उन लोगों के परिवार वालों से कैसे नजरें मिलाएंगे जिन्हें अफगानिस्तान में तालिबान के रहम पर छोड़कर अमेरिकी सैनिकों ने काबुल छोड़ दिया है? We believe there are still a small number of Americans, under 200 and likely closer to 100, who remain in Afghanistan and want to leave. We're trying to determine exactly how many. We're going through manifests and calling and texting through our lists, and we'll have more details to share as soon as possible. जो बाइडेन कह रहे थे कि वो अपने 13 सैनिकों की मौत को भूलेंगे नहीं, वो बाइडेन इतनी जल्दी में थे कि हर एक अमेरिकी नागरिकों को अफगानिस्तान से लाने का वादा ही भूल गए। No, Americans should understand that we're going to try to get it done before August 31st. But if we don't, the troops will stay. If we don't, we'll determine at the time who's left. And if there are American forces, if there's American citizens left, we're going to stay till we get them all out. बाइडेन ने कहा था कि 9/11 हमले के बाद अमेरिका पर एक भी आतंकवादी हमला नहीं होना उनकी जीत है। बाइडेन ने कहा था कि अमेरिका के दुश्मन नंबर 1 ओसामा बिन लादेन को मारना अमेरिका की जीत थी। लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि अमेरिका ने अपनी सबसे बड़ी जंग का अंत बिना जश्न मनाए कर दिया? तालिबान कह रहा है कि जश्न तो वही मनाता है जो जीतता है।
हमारे लिए ये एक ऐतिहासिक मौका है। हमारा मुल्क अब आजाद है। मैं सभी अफगानिस्तानियों को जीत की बधाई देता हूँ। हम अमेरिका समेत पूरी दुनिया के साथ अच्छे रिश्ते कायम करना चाहते हैं। बाइडेन ने सिर्फ अफगानिस्तान को धोखा नहीं दिया है, उन्होंने अमेरिकियों को भी धोखा दिया है। अफगानिस्तान में अमेरिका की हार को आने वाली पीढ़ियां याद रखें, इसके लिए बाइडेन ने जल्दबाजी में अमेरिकी फौज का पूरा जखीरा अफगानिस्तान में छोड़ दिया है, जिस पर अब तालिबानी राज करेंगे। That due to the negligence of this administration, the Taliban now has access to over $85 billion worth of American military equipment. That includes 75,000 vehicles, over 200 airplanes and helicopters, over 600,000 small arms and light weapons. The Taliban now has more Black Hawk helicopters than 85% of the countries in the world. तो 20 साल और 4 राष्ट्रपतियों के शासन में अमेरिकी सेना ने जिस तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान युद्ध में अपनी जान लड़ा दी, बाइडेन ने उसी तालिबान को अपने 13 सैनिकों की मौत से बाइज्जत बरी कर दिया। ये अमेरिकी सेना की बेइज्जती नहीं तो और क्या है? There is no evidence thus far that I've been given as a consequence by any of our commanders in the field that there has been collusion between the Taliban and ISIS in carrying out what happened today, both in front of the hotel and what is expected to continue for beyond today. अमेरिका के दामन पर अफगानिस्तान युद्ध ने ऐसा दाग लगाया है जो बड़े से बड़े पावरफुल डिटर्जेंट से भी नहीं धुलेगा। ये तस्वीर दुनिया याद रखेगी, क्योंकि युद्ध के मैदान से अमेरिका हीरो बनकर नहीं बल्कि विलेन बनकर लौटा है, वो भी हारा हुआ। आज तक ब्यूरो। और खबरदार के इस हिस्से में उन हथियारों की बात करेंगे जिन्हें अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़कर चलता बना, जिन्हें देखकर तालिबानियों की बाँछें खिल गई, आंखों में चमक आ गई। लेकिन अब पता चला कि अमेरिका जाते जाते अपने हथियारों में खेल कर गया, हथियारों को निष्क्रिय करके चला गया। यानी अमेरिका के छोड़े हुए बड़े और आधुनिक हथियारों को किसी मिलिट्री मिशन में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ये बेकार हो चुके हैं। अमेरिका ने किस तरह अपने करोड़ों अरबों रुपए के हथियारों को एक झटके में कबाड़ बना दिया, ये आपको विस्तार से दिखाते हैं। ये हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। अमेरिका का कुछ सामान तालिबान के पास पड़ा है, लेकिन ये किसी काम का नहीं। करोड़ों अरबों रुपए की कीमत वाले अपने खास हथियारों को कबाड़ बनाकर छोड़ गया है अमेरिका। ऐसा कैसे हो गया, जरा गौर से देखिए और समझिए। तालिबान की डेडलाइन खत्म होने से पहले सुपर पावर ने सुपर फास्ट पैकअप किया और मिलिट्री साजो सामान प्लेट में सजाकर ऐसे छोड़ दिया जैसे उसका था ही नहीं। सब यही सोच रहे थे कि तालिबान की तो मौज बहार हो गई। मुफ्त का यह माल देखकर तालिबानी आतंकियों की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि मुफ्त के हथियार आतंकियों को हमेशा पसंद आते हैं। घूम घूम कर तालिबानी आतंकी सैनिक साजो सामान का जायजा ले रहे थे जिन्हें अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़ गया है। टैंकों को देखकर तालिबानियों की खुशी कई गुना बढ़ गई। आतंकियों को इन हथियारों में अपना धमाकेदार फ्यूचर दिखाई दे रहा है। बाकायदा सेल्फी सेशंस चल रहे हैं, वीडियो बनाए जा रहे हैं। ये मुफ्त के माल की मुस्कान है। छोड़े हुए एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टरों को देखकर तालिबानियों को लगा कि इन्हीं से उनका भविष्य नई उड़ान भरेगा। अमेरिकी सैनिक अपने पीछे चिनूक हेलीकॉप्टर भी छोड़ गए। तालिबानी लड़ाके सोच रहे थे कि जिन हेलीकॉप्टरों से पहले अमेरिकी सैनिक निगरानी करते थे, अब उन्हें तालिबानी लड़ाके उड़ाएंगे। लेकिन अमेरिका जाते जाते इन हथियारों में खेल कर गया है। अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान छोड़ते हुए काबुल के हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 73 विमानों को डीमिलिटराइज कर गए। यानी इनका कोई खास पुर्जा हटाकर या सॉफ्टवेयर के जरिए इन्हें बेकार कर दिया गया। अब ये किसी काम के नहीं है। यही हाल बहुत से हेलीकॉप्टरों का हुआ है।
मैं मौजूद हूँ काबुल एयरपोर्ट के अंदर और मेरे अकब में आप देख सकते हैं एहतियाती अफवाज ने यहाँ से इनखला के बाद अपने तमाम यहाँ पर हेलीकॉप्टर जहाज जो हैं वो तोड़ दिए हैं ताकि नाकारा हो जाए। ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं आगे आता हूँ, ये वो एप्रन है जहाँ पर अंदर हेलीकॉप्टर्स खड़े थे वो तोड़ दिए गए हैं। ये यहाँ पर आप देखें, सारा एहतियाती अफवाज ने अपना यहाँ पर सेटअप बनाया हुआ था, वो तमाम यहाँ से इन्होंने तोड़ दिया है ताकि कोई इसको इस्तेमाल नाकारा कर दिए, ताकि इसको कोई इस्तेमाल न कर सके। इसके साथ साथ जहाँ यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ थी उनके इस्तेमाल वो भी उन्होंने तोड़ दिए हैं, उसको भी नाकारा बना दिया है और उन्होंने कोशिश ये की कि किसी किस्म की कोई यहाँ पर चीज नाकाबिले इस्तेमाल ना हो। इनके अलावा अमेरिका ने 70 बख्तरबंद गाड़ियां और 27 हमवी भी काबुल एयरपोर्ट पर छोड़ दी, लेकिन इन्हें भी जाते जाते अमेरिका ने डिसेबल कर दिया और अब ये सिर्फ एक कबाड़ है। तालिबान इसका कोई सैन्य इस्तेमाल नहीं कर सकता। Tonight's withdrawal signifies both the end of the military component of the evacuation, but also the end of the nearly 20-year mission that began in Afghanistan shortly after September 11th, 2001. ये बख्तरबंद गाड़ियां करोड़ों रुपए की हैं। एक बख्तरबंद गाड़ी की कीमत $1 मिलियन यानी करीब 7 करोड़ 30 लाख रुपए तक होती है, लेकिन अब ये सिर्फ कबाड़ है। काबुल छोड़ने से पहले अमेरिका लगातार इस्लामिक स्टेट के आतंकियों पर नजर रखे हुए था और वहां से निकलने के आखिरी मिनट तक उसने अपने विशेष हथियार सी-रैम्स को ऑपरेशनल बनाए रखा। सी-रैम्स का मतलब है काउंटर रॉकेट आर्टिलरी एंड मोटार सिस्टम। इस सिस्टम का इस्तेमाल इस्लामिक स्टेट के उन रॉकेट्स को रोकने के लिए किया गया था जिन्हें कुछ समय पहले उसने काबुल एयरपोर्ट पर दागने की कोशिश की थी। जाते जाते अमेरिका ने सी-रैम्स को भी कबाड़ में तब्दील कर दिया। ये वो मिलिट्री इक्विपमेंट है जो काबुल एयरपोर्ट पे था। ये सही है कि उनको जाने से पहले उसका सॉफ्टवेयर वो साथ ले गए हैं, उसके अंदर जितने भी चिप्स हैं उनको या तो डिसेबल कर गए या उन चिप्स को निकाल दिया है। सॉफ्टवेयर और चिप्स के बिना वो हथियार जो हैं यूजलेस है, उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जहां तक तालिबान की ताल्लुक है या पाकिस्तान का ताल्लुक है, उनके पास वो एक्सपर्टीज है ही नहीं है कि उस सॉफ्टवेयर को रीजनरेट करें या उसको दोबारा बनाएं। यहां यह भी देख लीजिए कि तालिबान के लिए क्या क्या छोड़कर गया है अमेरिका। 200 से ज्यादा विमान और हेलीकॉप्टर, 6 लाख हल्के और मध्यम हथियार, 75,000 वाहन और अफगानिस्तान से जुड़े डेटा वाला बायोमेट्रिक डिवाइस छोड़कर गया है। आज तालिबान के पास जितने ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर हैं, उतने दुनिया के 85% देशों के पास नहीं हैं। तालिबान जल्द से जल्द ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को उड़ाना सीख लेना चाहता है। इसके लिए बाकायदा प्रैक्टिस चल रही है। ऐसा माना जा रहा है कि अफगान एयरफोर्स को जो साजो सामान पहले दिया गया था वो डिसेबल नहीं हुआ, उस पर तालिबानी कब्जा हो गया है। इसके अलावा अमेरिका एडवांस नाइट विजन गॉगल, बॉडी आर्मर और मेडिकल सप्लाई की अच्छी खासी खेप छोड़कर गया है। इन हथियारों की कीमत 6,29,000 करोड़ रुपए है। अमेरिका ने अफगानिस्तान को छोड़ते वक्त तकरीबन 80 अरब डॉलर मूल्य के हथियार छोड़ करके गया है और जब बगराम से तकरीबन जुलाई के पहले हफ्ते में जब अमेरिका वहां से निकला तो ये काफी सारे हथियारों का भंडार तालिबान के हाथ लगा। सबको लगा कि अब तो इतना बड़ा भंडार जब तालिबान के हाथ लगा है और तालिबान तो पाकिस्तान का पर्यायवाची है, ये सारे के सारे हथियार जो हैं कुछ न किसी तरीके से पाकिस्तान के हाथ लगेंगे। अब जब देखने को आया है, अमेरिका कह रहा है कि उसने काफी कोई जो हथियार और खासकर हवाई जहाज, रेडार्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट को डिसेबल कर दिया है। अमेरिका बहुत सारे हथियार को बेकार करके गया है, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे हथियार भी हैं जो तालिबान के बहुत काम आएंगे और उन्हीं हथियारों के दम पर तालिबान गन पॉइंट वाली सत्ता चलाएगा। तालिबान के हाथ लगे ऐसे हथियारों की संख्या बहुत है। एक फैक्टर यह भी है कि दुनिया भर में किसी भी आतंकी संगठन के पास खुद की वायुसेना नहीं है। कुछ आतंकी संगठनों की पहुंच ड्रोन तक तो है, लेकिन तालिबान अकेला संगठन है जिसके पास अब वायुसेना जैसी ताकत है। हालांकि अभी आने वाले समय में पता चलेगा कि छोड़े हुए हथियारों में से कितने हथियार सही मायने में ऑपरेशनल हैं और तालिबान के काम आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। ये भी सच है कि तालिबान के हाथ लगे हथियारों में ये सिर्फ एक हिस्सा ही निष्क्रिय हुआ है। अब भी तालिबानियों के पास अमेरिकी हथियारों की पूरी फैक्ट्री है।
अमेरिकी संसद में पेश की गई एक रिपोर्ट के अनुसार अफगान एयरफोर्स के पास 211 विमानों में से 167 ऑपरेशनल यानी इस्तेमाल करने लायक विमान थे। इनमें 43 MD-530 हेलीकॉप्टर्स, 33 UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, 23 सुपर टुकानो लड़ाकू विमान भी शामिल थे। आज अमेरिकी कमांडर मैकेंजी ने यह साफ किया कि इनमें से 73 डिसेबल कर दिए गए, लेकिन ऐसे बहुत से हथियार हैं जिन्हें डिसेबल नहीं किया गया होगा और वो तालिबान के बहुत काम आएंगे। 2017 की एक रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका ने कम से कम 3,58,000 राइफल्स अफगान सुरक्षा बलों को दी थी, जिनमें M16, M4, AK-47 और ड्रैगनोव शामिल हैं। इसके अलावा 1,26,000 से ज्यादा पिस्टल, 64,000 से ज्यादा मशीन गन, 25,000 से ज्यादा ग्रेनेड लॉन्चर, 76,000 से ज्यादा सैन्य वाहन, 22,000 से ज्यादा हमवीज अमेरिका ने दी थी। तालिबान के लिए जो हथियार सबसे ज्यादा काम आ सकते थे उनमें माइन रेजिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्टेड व्हीकल्स यानी एमरैप शामिल हैं, लेकिन इन्हें और कई हमवीज को अमेरिका डिसेबल कर गया। अमेरिका 16,000 से ज्यादा नाइट विजन गॉगल्स और 105 स्कैन ईगल ड्रोन भी छोड़कर गया है। यह संख्या कुछ ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि अमेरिका ने बाद में भी कुछ हथियार बढ़ाए हों। और खबरदार के आखिरी हिस्से में आपको एक अच्छी खबर दिखाते हैं। लद्दाख में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के मिशन के तहत आज दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क का उद्घाटन किया गया। 18,600 फीट की ऊंचाई पर इस सड़क का होना भारत की अद्भुत रोड शक्ति का प्रतीक है। सड़कों का जाल हमेशा सामरिक रूप से देश के काम आता है। यह सड़क भी भारत को रणनीतिक बढ़त दिलाएगी। लेह को पेंगोंग झील तक जाने का रास्ता इस सड़क से 41 किलोमीटर छोटा हो जाएगा। आप भी शक्ति ऑपरेशनल ट्रैक का फर्स्ट लुक देखिए, जिसका उद्घाटन आज लद्दाख के सांसद ने किया। लद्दाख के सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल केला दर्रे पर जिस सड़क का उद्घाटन करने पहुंचे वो दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क है। सड़क की ऊंचाई समुद्र तल से 18,600 फीट है। ये सड़क लेह को पेंगोंग झील से जोड़ती है। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क से लेह और पेंगोंग झील की दूरी 41 किलोमीटर घट जाती है। हम ये जानते हैं कि इस रोड का कितना महत्व है। चंगला हमारा एक ऑलरेडी पहला रोड था, और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा चंगला का ऑल्टीट्यूड 17,000 समथिंग फीट है। खरदोंगला जो नुब्रा जाने का के टॉप का जो ऑल्टीट्यूड है वो 18,360 फीट है, और यहाँ का जो एल्टीट्यूड उन दोनों से भी ऊंचाई पे है। 18,600 फीट के ऊंचाई पे ये सड़क का निर्माण हुआ है। ये अपने आप में एक इतिहास, जो भारतीय सेना ने ऐतिहासिक ही नहीं बल्कि साहसिक कदम उठा के ये काम का निर्माण यहाँ पे हुआ है। लेह में जिंगराल तंगात्से से केला टॉप होते हुए पेंगोंग झील का रास्ता सुगम बनाने वाली इस सड़क को सेना की 58 इंजीनियर रेजिमेंट ने तैयार किया है। सड़क न सिर्फ सामरिक तौर पर अहम है, बल्कि लद्दाख के लालोक इलाके के लोगों को आर्थिक सामाजिक तोहफा है। सैलानी न सिर्फ दुनिया की सबसे ऊंची सड़क पर सैर के लिए आ सकेंगे, बल्कि संजीवनी जैसे वहाँ के औषधीय पौधों और स्नो स्पोर्ट्स गतिविधियों के आकर्षण में वहाँ पहुँच सकेंगे। काम किया है ये लोगों के साथ साथ पर्यटन के साथ साथ देश की सीमा सुरक्षा के लिए गर्व की बात है। हम जैसे कि हम बुढ़ा होकर भी हम अपने पोताओं को बताएंगे कि हमारे तो अपने आप में एक गर्व महसूस होने वाले। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई के साथ शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। 18,600 फीट की इस सबसे ऊंची सड़क से पहले खरदुंगला पास पर सबसे ऊंची पक्की सड़क 18,380 फीट की ऊंचाई पर थी। लद्दाख समेत पूर्वोत्तर के इलाकों में रणनीतिक सड़कों का जाल बिछाना भारत की अहम रक्षा नीति का हिस्सा बन चुका है। लद्दाख के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट में भी काफी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने नॉर्थ ईस्ट में 12 सड़कों और लद्दाख में एक कार्यक्रम के माध्यम से 63 पुलों का उद्घाटन किया है। यह सब देश में सिर्फ एक इंफ्रा प्रोजेक्ट पर नहीं है, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी ग्रिड का एक अहम हिस्सा है। 2020 की मई में जब LAC पर चीन के साथ भारत का तनाव बढ़ा, तब भारत की रक्षा पंक्ति के तौर पर सामरिक महत्व की सड़कें काम आई।
लद्दाख की ऊंचाई इतनी है कि इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। सारे इलाके, यहाँ तक कि समतल इलाकों का भी जो ऑल्टीट्यूड है वो 10,000 फीट से ऊपर ही रहता है और ये जो निर्माण का कार्य चलता है वो लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर चलता रहता है। लगातार इतने सालों से होना चाहिए था निर्माण, लेकिन रफ्तार अब पकड़ी गई है ताकि इन पहाड़ी इलाकों में जो सबसे अहम चीज है कनेक्टिविटी, यानी बाकी के इलाकों से संपर्क, वो भरपूर। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! लेह से बाकिच्चों के साथ श्वेता सिंह, आज तक। देश की अर्थव्यवस्था बीते 3 हफ्तों से प्री कोविड लेवल से आगे चल रही है। इकोनॉमी की ये तेजी नई नौकरियों और सैलरी में बढ़ोतरी की सौगात भी साथ लेकर आई है। आने वाले फेस्टिव सीजन में इसमें और उछाल आने की उम्मीद है। इससे जीडीपी के इस साल डबल डिजिट को छूने का भरोसा बढ़ गया है। आर्थिक गतिविधियों में तेजी का सिलसिला बीते हफ्ते भी जारी रहा। जापानी ब्रोकरेज फर्म नोमुरा का वीकली ट्रैकर निब्री 29 अगस्त को खत्म हफ्ते में एक बार फिर प्री कोविड स्तर से भी काफी आगे निकल गया। नोमुरा इंडिया बिजनेस रिजम्पशन इंडेक्स यानी निब्री 29 अगस्त को खत्म हफ्ते में बढ़कर 102.7 हो गया। इसके पिछले हफ्ते निब्री 101.3 पर था। दूसरी लहर के लॉकडाउन के खत्म होने के बाद से निब्री में लगातार तेजी का सिलसिला बना हुआ है। जून में अनलॉक की शुरुआत वाले महीने में निब्री 15 परसेंटेज पॉइंट्स, वहीं जुलाई में 17.1 परसेंटेज पॉइंट्स और अगस्त में निब्री में 5.6 परसेंटेज पॉइंट्स का इजाफा हुआ। कोरोना की दोनों लहर में लॉकडाउन की वजह से आर्थिक गतिविधियों के ठप होने पर निब्री भी बुरी तरह लुढ़क गया था, लेकिन अब जिस तरह की स्पीड से निब्री बढ़ रहा है उससे साफ है कि आर्थिक रिकवरी की रफ्तार लगातार तेज हो रही है। हालांकि अगस्त में इसकी रफ्तार बीते 2 महीने के मुकाबले कम हुई है। जिन पैमानों के आधार पर निब्री इकोनॉमी में तेजी या गिरावट के नतीजे पेश करता है उनमें शामिल गूगल रिटेल एंड रिक्रिएशन इंडेक्स बीते हफ्ते 0.6 परसेंटेज पॉइंट्स और एप्पल ड्राइविंग इंडेक्स 29 अगस्त को खत्म हफ्ते में 10 परसेंटेज पॉइंट्स बढ़ा है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस दौरान गूगल का वर्क प्लेस मोबिलिटी इंडेक्स 3.7 परसेंटेज पॉइंट्स गिरा है। 29 अगस्त को खत्म हफ्ते में बिजली की मांग 0.1% बढ़ी है, जबकि श्रम भागीदारी 40% से मामूली बढ़कर 40.8% पर पहुंच गई। वैसे तो ज्यादातर इंडिकेटर्स तेजी का भरोसा पैदा कर रहे हैं, लेकिन नोमुरा ने तीसरी लहर को लेकर चेतावनी जारी की है। ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि अगर तीसरी लहर आई तो फिर हालात बिगड़ने में देर नहीं लगेगी। जो एक्सपोर्टर्स हैं वो एक अपॉर्चुनिटी की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो पिछले जून जुलाई के महीने में एक्सपोर्ट्स के अंदर काफी बड़ा उछाल आया। अमेरिका के अंदर और यूए के अंदर काफी बड़ा एक्सपोर्ट गया। और इस समय अगर हम 3 जोन की बात करें, हम यूएसए की बात करें, हम यूरोप की बात करें, हम यूए की बात करें, इस समय वहां से अच्छे खासे ऑर्डर आ रहे हैं। त्योहारों के आने वाले मौसम को देखते हुए भी तीसरी लहर को खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन इकोनॉमी को आगे बढ़ने में भी फेस्टिव सीजन में होने वाली बिक्री महत्वपूर्ण रोल निभाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। इस बार का फेस्टिव सीजन कंपनियों और दुकानदारों की मायूसी को दूर करने के लिए तैयार है। अनुमान जताया जा रहा है कि इस बार के त्योहारों में बिक्री 2019 के फेस्टिव सीजन से आगे निकल सकती है। अगर कोरोना की तीसरी लहर और महंगाई के कहर से त्योहारों का मौसम बचा रहा तो फिर यह अनुमान सटीक साबित हो सकता है। नवरात्र से शुरू होने वाले त्योहारों के मुख्य सीजन के आने से पहले ही अगस्त में रक्षाबंधन और जन्माष्टमी ने बिक्री में जोरदार इजाफे का भरोसा बढ़ा दिया है। इन दोनों त्योहारों में मिले फेस्टिव शॉपिंग के ट्रेलर से उत्साहित कंपनियों और दुकानदारों को यकीन है कि अगर तीसरी लहर नहीं आई तो फिर इस बार 2019 के त्योहारी मौसम की बिक्री से भी ज्यादा खरीदारी करने लोग मार्केट में आएंगे। सबसे ज्यादा उम्मीदें कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट को है। फिलहाल अगर पिछले साल से तुलना की जाए
तो इस बार के फेस्टिव सीजन में इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनियों को बिक्री में 15 से 20% बढ़ोतरी का अनुमान है। एफएमसीजी कंपनियों को भरोसा है कि उनकी बिक्री इस बार के फेस्टिव सीजन में 15% तक बढ़ेगी। CRISIL की रिपोर्ट के मुताबिक कारों की बिक्री इस बार के त्योहारी मौसम में 10 से 15% तक बढ़ने के लिए तैयार है। यानी 1.5 साल तक चले कोरोना के असर से उबरने का सुनहरा मौका ये फेस्टिव सीजन लेकर आ रहा है। रक्षाबंधन और जन्माष्टमी बिक्री बढ़ाने का ये पैगाम लेकर आए हैं, लेकिन चिप और दूसरे कंपोनेंट्स की कमी महंगाई साथ बढ़ाने का भी संदेश लेकर आई है। कंप्रेशर्स, मोटर्स, चिपसेट्स और पैनल्स की कमी ने कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनियों की चिंता बढ़ा दी है। इससे टीवीज, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशर्स और नोटबुक्स की कमी होने की आशंका हो गई है। इसके साथ ही कमोडिटी की कीमतों में तेजी की वजह से कंपनियों के लिए लागत 10 से 12% बढ़ गई है। इनमें से 4 से 6% तक दाम कंपनियां पहले ही बढ़ा चुकी हैं। माना जा रहा है कि अक्टूबर तक कंपनियां कीमतों में 2 से 4% का इजाफा और कर देंगी। साफ है कि महंगाई का ये असर फेस्टिवल सेल के सेंटिमेंट्स में थोड़ा बहुत डेंट जरूर लगा सकता है। महंगाई से निपटना तो कंपनी के हाथ में नहीं है, लेकिन सप्लाई की कमी को सुधारने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि एफएमसीजी कंपनियां भी ई कॉमर्स के जरिए बिक्री बढ़ाने की जुगत में लगी हैं। आज तक ब्यूरो। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।